हेलो दोस्तों। परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज देखिए प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट क्लास है जिसमें आपके जीके जीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले के अगर क्लासेस आपने हमारे नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। आप जाके उसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिहार। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित करके की गई थी। इसकी राजधानी की बात करें तो आपका आपका पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में जो अपना पटना है वो थी। इस राजवंश की स्थापना में चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य का अहम योगदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था, हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद की बात करें तो आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है इसका, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो अकबर के मुख्य चित्रकार की बात करें तो आपका हो जाएंगे दसवंत। ठीक है, दसवंत मुगल शासक अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। इस इनके अतिरिक्त बसावन भी महत्वपूर्ण कलाकार थे। बसावन याद रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था। तो सुरसेन। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है आप सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवीं शताब्दी के दौरान मथुरा को सुरसेन के नाम से भी जाना जाता था। यह 16 महाजनपदों में से एक था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सिक्स नंबर है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो बीडी सावरकर ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7 नंबर है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत में वायसराय कौन था। भारत के वायसराय कौन थे 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। उसी दिन उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्रांति द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। किस क्रांति द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक लेख, जो प्रसिद्ध लेख है, लिखा गया। तो आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो भगवती चरण वोहरा द्वारा। ठीक है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक जो प्रसिद्ध लेख है भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखा गया। भगवती चरण वोहरा स्वतंत्र भारत के महान क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था।
निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने। ठीक है। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय स्टैफोर्ड क्रिप्स पायथक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत इस मिशन ने पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10वां नंबर है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो आपका किया था क्लीमेंट एटली ने। ठीक है। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता थे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। उनके उनके उनकी ही प्राथमिकता से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो असम हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस चट्टानों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, एक्वीफर जनवृत। ठीक है। कुछ भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस चट्टानों को आपका एक्वीफर कहते हैं। ठीक है, एक्वीफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 13 नंबर है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन है? निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ब्राजील में। ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। लंबाई, पकड़ क्षेत्र और निर्वाह के मामले में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है। तो आपकी कल्याणी। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अ, एक मिनट रुक जाइए, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि चंबल सिंध बेतवा केन इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन जब कल्याणी है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगक्षेम बहामयम किसका आदर्श वाक्य है? बताइए। योगक्षेम योगक्षेम बहामयम किसका आदर्श वाक्य हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया का, भारतीय जीवन बीमा का, बीमा निगम का आपका आदर्श वाक्य है योगक्षेम बहामयम। ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है आपका प्योर बैंकिंग। और इंडिया की बात करें, अच्छा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। और LIC का आपका हो जाएगा योगक्षेम बहामयम। और आपका जो सिंडिकेट बैंक होता है, इसकी बात करें तो आपका फेथफुल फ्रेंडली होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है, जस्ट नेट। किस देश के आंतरिक प्रदेश के भीतरी उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं
के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक लेख वर्ष में, एक मिनट रुक जाइए, हाँ जो आपका सही है उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर है। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? तो कौन सा क्षेत्र आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार हो जाएगा? तो कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 नंबर है। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे चार कथन दिए गए, उनमें से बताना है सिल्क रूट के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपको जो पहला कथन दिया गया, सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था, ये भी आपका सही है। जो आपका दूसरा कथन दिया गया, मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था, ये भी आपका सही है। जो आपका तीसरा दिया गया, सिल्क रूट पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है, ये भी आपका सही है। जो चौथा कथन दिया गया, दक्षिणी सिल्क के रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, देख लीजिए, सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था, मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था, और सिल्क रूट पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है, और दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, तो ये भी आपका सही है। तो चारों जो आपका कथन दिएंगे आपके राइट हो जाएंगे। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिए, और जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1 2 3 और 4, चारों आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधान सभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 18 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, देखते हैं आपका कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप जो पहला कथन दिएगा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। ठीक है, ये तो आपका सही है। जो आपका दूसरा कथन देगा, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी आपका सही है। और राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी आपका सही है। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, लेकिन विधानसभा को भंग कर सकता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिएगा आपका आइडेंट हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवा निवृत्त होते हैं, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका आइडेंट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण के खीते याद रखिएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है अनुच्छेद 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है। कौन सा कथन गलत है इन चारों में से बताना है आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ये तो सही है आपका। जब आपका दूसरा कथन देगा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। जब उस समय प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे तो इंदिरा गांधी कहाँ से हो जाएंगे? आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत कथन आपका दूसरा है और उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, सही कथन हमको सुनना है ना, सॉरी वही मैं। तो आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोमर कैफ्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर कैफ्रोलैक्टम को का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन 6 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है बताइए। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा आपकी क्या हो जाएगी? तो M1L2 और T-3। ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा की बात करें तो M1 और L2 और 3 याद रखिएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। CaSO4 2H2O का रासायनिक किसका सूत्र है बताइए। CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिप्सम का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका टेंशन होगा। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 29 नंबर। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका किया गया था जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। ठीक है, नियॉन लैम्प का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन। इस पे क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम होते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तितली। सॉरी, तिल्ली। तितली नहीं, तिल्ली। तिल्ली या प्लिया एक शरीर का अंग है जो सभी रूढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त संचारित भंडारण भी होता है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपके आज की क्लासेस कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।